ये बच्चों लेक्चर 4 है कॉम्बिनेटोरियल ज्योमेट्री का पार्ट 2। इसमें हम लोग डिस्कशंस करेंगे क्वेश्चंस के, जो ज्योमेट्री और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट द बेस्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? दिस इज सिंपल। एन लाइन्स है, एम सर्कल है किसी प्लेन पे, बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने इसको पार्टीशन कर लिया। पार्टीशन करने का मतलब क्या है, मैं तीन चीज़ देखूंगा यहाँ। क्या? पहला तो लाइन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो सकता है, फिर सर्कल सर्कल का, फिर लाइन सर्कल का, एंड देन वी कैन ऐड, ठीक है। सो सबसे पहले ये देखा जाए कि टू लाइन्स कितने जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, मैक्सिमम वन पॉइंट पे, ठीक है। मान लो कोई तीसरा लाइन भी बनाओ तो ये तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, किसी एक लाइन से। तो इसका मतलब अगर एन लाइन चुनते हैं तो उसमें से कोई भी दो पॉइंट चुन लो, मतलब देयर आर एन लाइन्स, चूज एनी टू लाइन्स। what number of intersection points can be there? 1, so multiplied by 1, so nc2 into 1 and that is equal to n into n minus 1 by 2। अच्छा, सेकेंड बात कर ले सर्कल सर्कल का। तो एक सर्कल मैक्सिमम कितने जगह पे इंटरसेक्ट करता है? सो देर आर टू पॉइंट्स वेयर दे कैन इंटरसेक्ट, ठीक है। दो पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन होता है इसका, ठीक है। सो अगर अब मान लो तीसरा सर्कल मैं बनाता हूँ, सपोज आई ड्रॉ द थर्ड सर्कल। तो थर्ड सर्कल भी देखो, हर सर्कल को कितने पॉइंट पे काट रहा है, मैक्स टू मैक्स दो पॉइंट पे। कहाँ? एक इसका और इस पे एक, ठीक है। तो हर सर्कल को वो दो पॉइंट पे काट। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, इफ आई चूज एम सर्कल, एम में से कोई भी दो सर्कल उठा लो, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? टू। सो एम सी टू इंटू टू, सो देयर फॉर दिस विल बी एम इंटू एम माइनस वन बाई टू इंटू टू। सो वैल्यू इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस वन। अच्छा, अब लाइन और सर्कल का भी है, तो लाइन सर्कल का मैक्सिमम इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है बच्चों? सो लेट्स सी, लाइन सर्कल कैसे इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक सर्कल है, एक लाइन, मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हुए? दो, ठीक है। अब कोई तीसरा लाइन भी ले लो, वो भी दो ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, लाइन कितने हैं? तो लाइन कितने हैं? एम, एन, एन लाइन्स। तो एन में से कोई भी एक लाइन चूज कर लो और एम में से कोई भी एक सर्कल चूज कर लो। चूज करने का तरीका कितना? एन सी वन इंटू एम सी वन, ठीक है। सो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे, हर के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे? दो। तो टोटल वैल्यूज कितना हो जाएगा? एन एम इंटू टू, दैट इज टू एन एम, ठीक है। तो ओवरऑल मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो गए बच्चों? सो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी एन इंटू एन माइनस वन बाई टू प्लस एम इंटू एम माइनस वन प्लस टू एम एन, ठीक है, डन। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज बच्चों क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स। इस बार क्या पूछा गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स into which a plane can be divided by n circles। कितने सर्कल हैं इस बार? n सर्कल्स। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि कितने रीजन में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। सो हाउ वुड वी प्रोसीड, क्या तरीका होगा? तो तरीका ये होगा कि ऐसा समझ लो सिंपल सा, कि मान लो एक सर्कल है सपोज, ठीक है। अब इसमें अगर हम एक कट लगाते हैं तो कितने स्लाइसेस निकल सकते हैं? तो दिस इज़ द वे डैट वी कैन अंडरस्टैंड। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा मान लेते हैं, लेट आर एन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स किसके लिए? क्रिएटेड बाय एन सर्कल्स, एन सर्कल्स के द्वारा क्रिएट किया गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, मान लो अगर आर जीरो रखते हैं, अब मतलब एक भी सर्कल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके आर जीरो का वैल्यू कितना होगा? वन। क्यों होगा वन? क्योंकि सर्कल है ही नहीं। तो प्लेन इटसेल्फ इज वन रीजन, द प्लेन इटसेल्फ विल बी वन रीजन, हाँ या ना? तो प्लेन तो खुद से अपने ही वन रीजन बन रहा है। अच्छा, अगर आर वन रखते हैं, सपोज इफ आई कीप आर वन, मतलब एक सर्कल, तो एक सर्कल से कितने रीजन बन रहा है? एक तो
इंटीरियर बन रहा है, एक तो ये पार्ट इंटीरियर बन रहा और दूसरा पार्ट क्या बन रहा बच्चों, एक्सटीरियर वाला रीजन, हाँ या ना। तो R1 को हम क्या बोलेंगे, 2। R1 2 क्यों है, क्योंकि एक सर्कल, वन सर्कल डिवाइड्स प्लेन, डिवाइड्स द प्लेन इनटू इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों में डिवाइड करता है, ठीक है। अब बात ये है कि इसका मतलब अगर हम nth सर्कल देखें, अगर हम nth सर्कल देखें तो इस केस में क्या हो जाएगा, मान लो Rn है, यही तो हमें जनरलाइज करना है। तो Rn है जो n सर्कल होगा, अगर मैक्सिमम करना है तो इट मस्ट इंटरसेक्ट ऑल n-1 सर्कल्स, हाँ या ना, सारे n-1 सर्कल्स को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और कितने जगह पे करना चाहिए, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हाँ या ना। हर सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देख चुका, मैक्सिमम रीजन बनाने का तरीका यही है। तो अब क्या होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे, 2 इंटू n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। और ये क्या करेगा, 2n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट विल डिवाइड, किसको डिवाइड करना है हमें, n सर्कल को, nth सर्कल, ठीक है। कितने रीजन में बांटेंगे, तो ऑफकोर्स 2 इंटू n-1 आर्क में बांटेंगे, 2 इंटू n-1 आर्क्स में बांट देंगे, जो रीजन बनेगा उसको तो आर्क ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब जो है nth सर्कल क्या कर रहा है, nth सर्कल ऐसा कर रहा है कि वो कितने नए रीजन ऐड कर रहा है, तो 2 इंटू n-1 रीजन नए ऐड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग। जैसे मैं एक समझाता हूँ यहाँ पे, आप एक बात समझो, एक सर्कल था, मैं मान लो 2 सर्कल की बात करूँ, तो 2 सर्कल में जैसे R2 जब हो गया तो कितने न्यू रीजन्स इफेक्टिवली बने। तो आप एक बात सोचो, पहले कितना था, 2 रीजन था जब एक सर्कल था, तो 2 सर्कल में कितने रीजन बने, एक तो एक्सटीरियर वाला रीजन बन गया, दूसरा एक ये रीजन बन गया, 2, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया, हाँ या ना। तो इसका मतलब जब 2 सर्कल ऐड करे तो रीजन कितने एक्स्ट्रा ऐड हुए, तो पहले 2 थे और 2 ऐड हो गए, हाँ या ना। तो अब कितने हो गए, 4। सिमिलरली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर जो nth सर्कल जब ऐड होगा तो वो सारे n-1 सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, कितने पॉइंट पे, तो n-1 पॉइंट पे। अब हर सर्कल से इंटरसेक्शन से कितने पॉइंट्स निकलते हैं, मैक्सिमम 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आर्क भी कितने बनेंगे, 2n-1, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर रेकरेंस रिलेशन लिखने की कोशिश करें तो R ऑफ n कैन बी रिटन एज R ऑफ n-1 प्लस 2 इंटू n-1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, कैसे, तो आर एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R ऑफ 0 प्लस, कहाँ से शुरू करें, i इज इक्वल टू 1 से n तक ले लो, 2i-1। मैंने क्या करा, जनरल फॉर्म लिख के समेशन करना चाह, कैसे, तो आर एन जो आएगा वो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 1 को हटा दूँ यहाँ से तो ये तो 0 हो गया, R0। बाकी के लिए समेशन क्या होगा, हर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या आ रहा है, 2i-1। अब इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर आर एन विल बी इक्वल टू, R0 कितना था बच्चों, मतलब दैट इज 1 प्लस समेशन किसको करना है, तो 2 बाहर निकाल लो। अब i-1 है तो i-1 को j लिख देते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा, i-1 को अगर j लिखेंगे तो जब 1 पुट करेंगे तो j 0 हो जाएगा और ये n-1 हो जाएगा। सो कैसे करा, लेट i-1 इज इक्वल टू j, तो जब i 1 है तो j 0 है और जब i n है तो j n-1 है, सो इसीलिए समेशन यहाँ पे हो गया। सो देयरफॉर आर एन विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, कहाँ से कहाँ है, j 0 से n-1 तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू n-1 प्लस 1 दैट इज n बाई 2, 2 gets cancelled, so what is the value, r of n will be equal to n square minus n plus 1,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स किसके लिए, फॉर एन सर्कल्स की बात कर रहे हैं, एन सर्कल्स। तो ये कितने हो गए बच्चों, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज क्या, लाइन्स और एम सर्कल, एन लाइन्स एंड एम सर्कल्स, ठीक है, इस बार है एन लाइन्स एम सर्कल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स created by their intersection, ठीक है, created by their intersection। अब intersection points कितने होंगे ये चेक करना है। So how would we do it? Now for the solution part let's see। सबसे पहले n लाइन्स का मैक्सिमम रीजन क्या है, ये मैं पिछले पार्ट में डिस्कस करा भी हूँ। तो n लाइन्स का मैक्सिमम रीजन कैसे होगा, सी सपोज मैं एक लाइन बनाया, तो ये कितने रीजन में बांट रहा है, मतलब एक लाइन सिर्फ एक लाइन कितने रीजन में बांट रहा है, दो रीजन में, हाँ या ना। अगर मैं एक लाइन और ऐड कर दूं तो ये कितने रीजन में बांट रहा है, सो एक दो तीन चार रीजन में। सो जब लाइन वन होगा तो मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, रीजन फॉर वन लाइन, तो ये कितना हो रहा था टू, रीजन फॉर टू लाइन्स ये कितना हो रहा था, डैट वाज फोर, रीजन फॉर थ्री लाइन्स। अब तीसरा लाइन जब ऐड करेंगे, सो हाउ मैनी पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, तो मैं तीसरा लाइन ऐड करता हूँ। तीसरा लाइन सपोज मैंने कुछ ऐसा ऐड करा, सपोज इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, कितने रीजन्स ऐड हुए, कितने रीजन्स नए बन गए, लेट्स सी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सो R3 7, ठीक है। अब अगर इसके बाद भी एक लाइन ऐड करना है तो लेट्स सी, तो इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने का फॉर्मूला क्या है, सो दिस फॉर्मूला बिकम्स R3 7 है, तो द जनरल फॉर्मूला फॉर Rn will be n into n plus 1 by 2 plus 1, करके देख लो। जैसे अगर तीन है, जैसे अभी तीन था, तो तीन में क्या लिखा मैं, तीन इंटू चार बाय दो प्लस एक, दैट इज 7, ठीक है। ये मैं पिछले पार्ट में भी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स फॉर लाइंस कैसे निकालते हैं। अच्छा ये बात हो गया। अब बात करते हैं बच्चों सर्कल्स की। सर्कल के लिए तो इसे ऊपर ही देखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन कितने होते हैं। तो एम सर्कल था, यहाँ पे याद करो कितने सर्कल्स थे, तो एन सर्कल्स थे। एन सर्कल में कितना आया था, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, तो एम सर्कल्स में कितने आएंगे, तो मैक्सिमम रीजन कितने होंगे, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन, दैट इज मैक्सिमम रीजन। ओके, अब क्या बच गया बच्चों, नेक्स्ट अभी क्या बोला था, एन लाइन्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन। अब तो बच गया लाइन एंड सर्कल। नेक्स्ट इज लाइन एंड सर्कल्स। अब लाइन एंड सर्कल्स के साथ क्या सीन है, तो मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सारे लाइंस प्लेस हो गए, ठीक है, ऐसा सोचना। मैं ये कह रहा हूँ पहले एन लाइंस ऐड कर दो, ठीक है, एन लाइंस ऐड कर दिए। ओके, जस्ट थिंक ऑफ दिस वे कि एन लाइंस मैंने ऐड करे, तो अभी कितने रीजन्स बने होंगे, बच्चों, सो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन रीजन बने होंगे, हाँ या ना। अच्छा, उसके बाद सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। अब एम सर्कल्स ऐड करना है, ऐड एम सर्कल्स वन बाय वन। तो जब पहला वाला सर्कल ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो हर लाइन को मैक्सिमम कितने बार काट सकता है, दो बार। खुद सोचो, जब पहला सर्कल ऐड हुआ, ठीक है, अरे मान लो कोई एम लाइन ऐसे है, एन लाइन, मान लो ये दो कोई लाइन है, तो मैं कह रहा हूँ अगर इसके ऊपर कोई सर्कल बनेगा, सपोज कुछ ऐसा बन रहा, तो ये सर्कल कितने इंटरसेक्शन पॉइंट दे पाएगा। पहला लाइन के लिए दो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ दिया, सेकेंड लाइन के लिए दो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ दिया, तो मैक्सिमम तो दो ही इंटरसेक्शन पॉइंट दे पाएगा ना।
तो मैं कह रहा हूँ इसका स्ट्रैटेजी क्या है लाइन्स एंड सर्कल्स के लिए, सिंपल सी बात कि पहले आप n लाइन्स ऐड कर दो, तो उसके लिए कितने रीजन बने, n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन। अब m सर्कल्स वन बाय वन रखते चलो, जब m सर्कल रखना शुरू करोगे तो क्या होगा, सो जैसे ही k सर्कल पुट कर दिए, सो सर्कल ईच सर्कल intersects each of n lines, कितने बार, तो 2 टाइम्स, एट मोस्ट 2 टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स अगर किए तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनाए, तो 2n इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया सर्कल के लिए, 2n इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद सर्कल से भी तो इंटरसेक्ट कर सकता है। अरे ये पहला सर्कल था, लेकिन अगर मैं अब सेकेंड सर्कल डालूंगा इसमें, सपोज इफ आई ऐड द सेकेंड सर्कल, सपोज इफ आई एडेड द सेकेंड सर्कल, कुछ ऐसा, तो ये पुराने सर्कल को भी तो 2 बार काटा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अच्छा, लाइंस को भी तो काटा, तो लाइंस वाले तो काउंट मैं कर रहा हूँ, लेकिन सर्कल भी तो काट रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, अभी इसमें एक और चीज़ बाकी है। क्या बाकी है, टू ईच सर्कल, सपोज कौन सा था, मैं केथ सर्कल की बात कर लेता हूँ, केथ सर्कल। तो ये क्या करेगा, k माइनस वन प्रीवियस सर्कल को 2 टाइम तो काटेगा, कट्स 2 टाइम्स। ठीक है, कितना इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया, तो 2 इंटू के माइनस वन इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, ऑन सर्कल, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन सर्कल, ये करा है ना। तो अब ये मैक्सिमम आर्क कितना बना पाएगा, सो देयरफॉर दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स, क्योंकि हमें रीजन पूछा गया है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्रिएट्स हाउ मेनी आर्क्स, मैक्सिमम कितने आर्क्स बनेंगे, तो 2n उधर बने थे और 2 इंटू के माइनस वन आर्क्स इधर बने, तो टोटल कितना हो गया, 2n प्लस 2 इंटू के माइनस वन। ठीक है, सो दिस इज द न्यू रीजन। अब लेकिन हमें तो सम करना पड़ेगा। सम क्यों करना है, क्योंकि सर्कल की बात चल रही थी, तो देयरफॉर टोटल न्यू रीजन्स कितने हो जाएंगे, फ्रॉम m सर्कल्स, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, m सर्कल्स की बात कर रहा हूँ। तो टोटल न्यू रीजन कितने हो जाएंगे m सर्कल की वजह से बच्चों, सो दिस विल बी k इज इक्वल टू 1 से m सर्कल तक का चाहिए, एंड 2n प्लस 2 इंटू के माइनस वन, सो डैट इज द समेशन। तो बेसिकली यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 2n का समेशन अलग निकाल लो, k इज इक्वल टू 1 से m को लेके, साथ में 2 बाहर निकाल लो, k इज इक्वल टू 1 से m ले लो k माइनस वन। अच्छा, k माइनस वन को कुछ और मान सकते हैं जैसे पहले माने थे, तो ये कितना हो जाएगा, पहले 2n कितने टाइम्स आएगा, m टाइम्स आएगा, सो बेसिकली दिस बिकम्स 2nm, इसको हटाओ 2, k माइनस वन को कुछ मान लो, j मान लेते हैं, तो फिर से क्या हो गया, जब k 1 है तो j 0 होगा, तो समेशन j इज इक्वल टू 0, और जब k m है तो ये m माइनस वन होगा j, सो बेसिकली दिस इज द समेशन। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2nm प्लस 2, कहाँ तक जाएगा, तो m माइनस वन इंटू एम बाई टू, m माइनस वन इंटू एम बाई टू, कैसे आया, AP से। सो ओवरऑल देयरफॉर अभी तो बाकी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स लाइन की वजह से कितने हुए थे बच्चों, लाइन की वजह से हुए थे कितना था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन। सर्कल के वजह से कितने हुए थे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, मतलब सर्कल जब मिले थे, तो मैक्सिमम रीजन कितने हुए थे, m स्क्वायर माइनस m प्लस वन, और जब लाइन सर्कल मिले तो इतना है, तो सबको ऐड कर लेते हैं। सो बेसिकली दिस विल बी n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, उधर के लिए था, इधर के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सर्कल्स तो मैंने ऐड कर ही दिए, सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट
ये जो थे ये तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पे लाइन एंड सर्कल वाले में सर्कल भी तो इंक्लूड कर दिया है मैं, k-1 प्रीवियस सर्कल कट्स 2 टाइम्स, और इसका समेशन तो कर ही डाला है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो वैल्यू विल बी +2nm एंड +m² - m, डन। सो टोटल विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, मान लो ऐसा है कि गिवन एन नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं सर्कल्स, ठीक है, ऑफ आर्बिट्ररी रेडाई, मतलब रेडियस जरूरी नहीं है कि सारे के सेम हो, आर्बिट्ररी रेडाई इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, और कहना क्या है, क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन, दैट कैन बी ड्रॉन, कैसे, तो सच दैट ईच लाइन is tangent to exactly 2 of the circles, is tangent to exactly 2 of the circles, ठीक है, 2 सर्कल्स के लिए एग्जैक्ट टेंजेंट हो, ये चीज करना है। तो फिर हाउ टू प्रोसीड, अब एक बात सोचो, एन नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, रेडाई आर्बिट्ररी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस चाहिए सच दैट ईच लाइन इज टेंजेंट टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द सर्कल्स। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, तीसरा सर्कल के लिए अलाउड नहीं है। तो अगर एक बात बताओ, 2 सर्कल में लेता हूँ और आर्बिट्ररी रहेगा, ये क्वेश्चन ईजी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम टेंजेंट, लाइन टेंजेंट होनी चाहिए। तो मैक्सिमम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करा जा सकता है, एक तो टेंजेंट ये हो सकता है, ठीक है, जिसको हम DCT बोलेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो किसी 2 सर्कल में जो नॉन ओवरलैपिंग है उसमें हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो एक केस ऐसा भी होगा कि सर्कल टच करेगा, लेकिन इस केस में मैक्सिमाइज नहीं होगा, सर्कल विल टच। तो इस केस में और इधर इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी होगा। सो हाउ वुड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लुक लाइक, मान लो ये एक टेंजेंट है, सो दिस इज वन टेंजेंट, दिस कैन बी अनदर टेंजेंट, ठीक है, थोड़ा सा इसमें देयर कैन बी अनदर टेंजेंट, ओके, ये टेंजेंट है और यहाँ पे एक टेंजेंट। तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 4, जिसको हम 2 DCT बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और 2 TCT बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। लेकिन इस केस में, नीचे वाले केस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, ठीक है, 2 DCT और 1 TCT। तो मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट है कि नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स जो कि कुछ डिस्टेंस पे हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स उसी केस में बनाया जा सकता है। तो अब एक बात सोचो, हर के लिए क्या हुआ, कोई भी पेयर ले लो, पेयर के लिए 4 मैक्सिमम लाइंस, 4 मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट निकल सकते हैं, कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास है कितने, तो n नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, इसके लिए हमारे पास कितने वैल्यूज हो जाएंगे, n नॉन ओवरलैपिंग सर्कल के लिए कोई भी 2 चूज कर लो, NC2, तो उतने कॉम्बिनेशंस में हर कॉम्बिनेशन में कितने मैक्सिमम टेंजेंट दे सकते हैं, तो 4, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 4 इंटू n(n-1/2), सो बेसिकली इट विल बी 2n इंटू n-1 एंड डन, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर इसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसा करता हूँ, ये तो मैं जनरलाइज कर रहा था, अब क्वेश्चन मान लो ऐसा है, 5 सर्कल्स एंड 4 लाइन्स प्लेन में है, इन अ प्लेन, ठीक है, और ये जल्दी जल्दी आंसर बताओगे क्योंकि ऐसा कर चुका हूँ, हम लोग क्वेश्चंस में जनरलाइज कर चुके हैं। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस सर्कल्स एंड लाइन्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। सो हाउ वुड वी डू, फिर से इसमें क्या करते थे बच्चों, पहले तो लाइन लाइन के इंटरसेक्शन देखेंगे, लाइन लाइन, फिर सर्कल सर्कल, और फिर लाइन सर्कल। तो लाइन के लिए क्या कंडीशन थी, 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स में से कोई भी 2 इंटरसेक्शन, तो 4C2 देगा,
मैक्सिमम कितना इंटरसेक्शन दे सकता है दो लाइन, एक ही इंटरसेक्शन। सर्कल सर्कल के लिए क्या देखी थी, 5 में से कोई भी 2 सर्कल उठा लो, इसके मैक्सिमम इंटरसेक्शंस कितने होंगे, हर सर्कल के लिए 2 होंगे। अच्छा, लाइन सर्कल के लिए भी उठा लो, लाइन सर्कल मतलब 5 में से कोई एक सर्कल चुनो, 4 में से कोई एक लाइन चुनो, और हर सर्कल चुना हुआ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्शन देगा। सो बेसिकली 4c2 इज व्हाट, दैट इज 4 इंटू 3/2, तो ये हो गया 6। 5c2 क्या होता है 10, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। अच्छा, ये कितना होगा 5 इंटू 4 20, 20 और 40। सो टोटल वैल्यूज कितने हो गए, सो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए 40 + 20 + 6, दैट इज 66। क्वेश्चन सेज 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्या है 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है। 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन इन ए प्लेन, ये ड्रॉ करा गया प्लेन पे, ठीक है। एंड इट इज बीइंग सेड maximum number of regions they divide the plane into, they divide the plane into, so now this one will be easy। क्यों, concentric circle है, special case of circle, so how do we do it। तो पहला केस ये देख लेते हैं बच्चों, 7 कंसेंट्रिक सर्कल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि Rn बी द नंबर ऑफ रीजन्स फॉर n कंसेंट्रिक सर्कल्स, n कंसेंट्रिक सर्कल के लिए ये Rn को मैं मान रहा हूँ नंबर ऑफ रीजन्स, तो स्ट्रैटेजी क्या होगी, सबसे पहले एक काम करते हैं, 0 कंसेंट्रिक सर्कल लेते हैं, तो R0 कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ रीजन्स 0 सर्कल्स के लिए क्या हो जाएगा 1, बिकॉज एंटायर प्लेन की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ एंटायर प्लेन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, R1 मतलब पहला सर्कल बनाया गया, सो इफ़ आई ड्रॉ द फर्स्ट सर्कल, तो कितने रीजन हो जाएंगे, एक तो अंदर वाला रीजन रहेगा, एक बाहर वाला रीजन होगा, तो 2 रीजन हो जाएंगे। सो R1 कितना हो जाएगा, सो R1 विल बी इक्वल टू 2, सो R1 इज 2, ठीक है। सो ये 2 रीजन में डिवाइड करेंगे प्लेन को, 2 रीजन्स। एंड व्हाट अबाउट R2, अब अगर R2 देखा जाए और हमें मैक्सिमम रीजन चाहिए, तो R2 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, अगर सेकेंड सर्कल ऐसा इसी पे बनाते हैं, सेकेंड सर्कल आप कैसे भी बना लो, या तो अंदर बना लो या तो अंदर बना लो, तब भी कितने रीजन होंगे, 1 2 और 3 रीजन, या फिर आप इसके बाहर बना लो, मतलब आई हैव ड्रॉन 1 सर्कल अगेन, और मैं इस रीजन से बाहर बना रहा हूँ, ये बना रहा बाहर, सो दूसरा सर्कल अगर मैं बाहर भी बनाऊँ तो फिर भी रीजन कितने होंगे 3, इसका मतलब R2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 3, सो 3 रीजन्स, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 3 रीजन्स। तो अब कितना हो जाएगा, इसका मतलब Rn जो होगा वो बेसिकली क्या चल रहा है, R0 + n चल रहा है, डैट इज R0 1 है, तो 1 + n, तो जितने नंबर ऑफ सर्कल्स आ रहे हैं उसमें एक ऐड करते जाओ, तो हमने बात करी है कितने सर्कल की, 7, तो R7 कितना हो जाएगा बच्चों 1 + 7, दैट इज इक्वल टू 8 रीजन, एंड 8 इज द मैक्सिमम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन says, and this is one of the amazing question, क्यों, given 10 points on a circle, 10 पॉइंट है सर्कल पे, ऑन अ सर्कल, ठीक है, सर्कल पे 10 पॉइंट, हाउ मेनी वेज आर देयर टू ड्रॉ कॉर्ड्स, क्या ड्रॉ करना है, कॉर्ड्स ड्रॉ करना है, ठीक है, कनेक्टिंग pairs of these points such that no two chords, कोई भी 2 कॉर्ड क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, नो 2 chords इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, मतलब ये क्या कह रहा है कि सपोज कुछ ऐसा केस है, व्हाट डज इट मीन, मान लो कोई एक सर्कल है, मान लो मैं 3 ही पॉइंट लेता हूँ, 1 2 3, ये कह रहा है कि कॉर्ड्स आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, दिस इज ट्रू, ये कॉर्ड्स ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, इसमें तीनों करेक्ट है, मतलब
ये कॉर्ड भी चलेगा, ये कॉर्ड भी चलेगा, ये कॉर्ड भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 4 पॉइंट्स लेता हूँ, सपोज इफ़ आई चूज़ 4 पॉइंट्स, और कैसा 1 2 3 4, सो दिस कॉर्ड इज़ नॉट अलाउड, ये इंटरसेक्शन नॉट अलाउड है, ये चलेगा नहीं। लेकिन फिर कैसा इंटरसेक्शन अलाउड है, तो फिर से एक सर्कल बनाता हूँ और कम ही पॉइंट्स लेते हैं, 4 पॉइंट्स ही लेते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4, what type is allowed? So basically if I join like this, ये chords allowed है, this are all allowed, ठीक है। तो बेसिकली हाउ टू प्रोसीड, अब तो पॉइंट्स कितने दे रखे हैं उसने, 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, सो हाउ टू प्रोसीड, ठीक है। तो n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर सर्कल, या फिर ऐसा कह लो ऑन द सर्कल, और यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n कितना है, 10, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमें कॉर्ड्स कैसे चाहिए, कॉर्ड्स पेयर ऑफ पॉइंट से बनते हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसका मतलब हमें जो कॉर्ड्स चाहिए उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इवन हमेशा, एन मस्ट बी इवन, और यहाँ पे 10 दे रखा है, वो तो पहले से ही इवन है, ठीक है। सो एफ एन मान लेते हैं, नंबर ऑफ वेज किसके लिए बच्चों, तो नंबर ऑफ वेज किसके लिए, टू ड्रॉ नॉन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या चाहिए हमें, नॉन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, बनाने के लिए, फॉर 2n पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ऑन सर्कल, मतलब एफ एन क्या है, नंबर ऑफ वेज है जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड बनाया जा सके 2n पॉइंट्स ऑन सर्कल से। अच्छा, सच डैट, इसमें एक और बात कि ऑल 2n पॉइंट्स आर यूज्ड, ऑल 2n पॉइंट्स आर यूज्ड। अब यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, 2n बराबर 10 दे रखा है, डैट इज 2n बराबर n दे रखा है विच इज इक्वल टू 10, देयरफॉर n कितना दे रखा है बच्चों, 5। तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ 5 निकालना है, ठीक है। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो एक काम करते हैं, f ऑफ 0 चुन लेते हैं। f ऑफ 0 का मतलब क्या है, f ऑफ 0 का मतलब है n 0 होना चाहिए, इसका मतलब 0 पॉइंट्स। तो अगर 0 पॉइंट्स है तो एक बात है, वन वे, क्यों वन वे टू ड्रॉ नो कॉर्ड्स, कोई कॉर्ड मैं बनाऊंगा ही नहीं, टू ड्रॉ नो कॉर्ड्स, सो नो कॉर्ड्स विल बी ड्रॉ। अच्छा, तो अब एक बात है, f ऑफ 1 की बात करें तो f ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, f ऑफ 1 के लिए n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स मतलब कैसे होंगे, दिस इज़ 1 पॉइंट, दिस इज़ अनदर पॉइंट। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ 1 कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वन वे टू कनेक्ट, आया ना। अच्छा, अगर f ऑफ 2 है, f ऑफ 2, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 होगा, n इज इक्वल टू 4 होगा। तो इस केस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेट्स सी। मान लो एक सर्कल बनाता हूँ, 4 पॉइंट्स लेता हूँ, P1 P2 P3 समवेयर एंड P4। सो व्हाट आर द ऑप्शंस, तो पहला ऑप्शन तो ऐसा होगा, चलो लेट्स ड्रॉ इन रेड। पहला ऑप्शन ऐसा है कि P1 को मैं P2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक कॉर्ड हो गया। अच्छा, और बोला क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, रिमेंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 10 पॉइंट्स होने चाहिए सर्कल पे, हाउ मेनी वेज आर देयर टू ड्रॉ कॉर्ड्स कनेक्टिंग पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स सच दैट नो टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, मतलब कोई कॉर्ड इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं P1 को P2 से जोड़ूँ, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पॉइंट्स कौन सा बचा, P3 और P4। तो ये पॉइंट कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है, एक ही तरीके से, सो दिस कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड इन वन वे। सो एक तो कनेक्शन क्या हो गया, P1 P2 और P3 P4 का एक कनेक्शन। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, अब हम P1 को P3 से कनेक्ट कर देते हैं। सो लेट्स सी, P1 को अगर P3 से कनेक्ट करेंगे तो P2 को P4 से करना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया, दिस इज़ रॉन्ग। सो P1 P3
एंड P2 P4 बिकम्स रॉन्ग, ये गलत हो गया। तो अब बचता कौन सा तरीका है? तो और कोई तरीका बचा क्या इसमें? एनी अदर वे? सो अगर P1 को P4 से कर लें तब तो बचेगा। चेकआउट, मैं कह रहा हूँ P1 से P4 को करते हैं और P2 से P3 को, ये तो सही है। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? P1 P4 एंड P2 P3। सो दिस इज अनदर ऑप्शन। एक तो ये ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है। सो देर आर टू ऑप्शंस यहाँ पे। डन। सो एफ ऑफ टू ये भी कितना हुआ? 2। डन। नाउ सो इज देर एनी अदर वे टू फाइंड? अब जैसे एफ ऑफ 3 है, एफ ऑफ 3, सो एफ ऑफ 3 इसका मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 6 है। तो 6 पॉइंट्स के लिए क्या क्या मैचेस हो सकते हैं? सो व्हाट आर द मैचेस दैट कैन बी डन? तो एक काम करते हैं, लेट्स ड्रॉ एंड सी। मान लो 6 पॉइंट्स ले रखे हैं हमने, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6 समवेयर। ठीक है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर अस? सो मान लो ऐसा ऑप्शन है कि P1 को P2 से कनेक्ट कर ले, P3 को P4 से। सपोज एक ऑप्शन तो ऐसा है, P1 को P2 से, P3 को P4 से और P5 को P6 से। तो एक कनेक्शन तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, सेकेंड कनेक्शन क्या होगा? फिर इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, खुद सोचा, मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूँ। P2 को P3 से, P4 को P5 से और P1 को P6 से। दो तरीका हो गया। अच्छा, फिर P1 को P3 से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। वाई दिस इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि फिर P2 को P4 से कनेक्ट करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या जनरल तरीका है? इज देयर एनी अदर वे टू सेलेक्ट? या देयर कैन बी अदर वेज। हाउ दिस अदर वे कैन बी डिफाइंड? तो एक काम कर सकते हैं बच्चों, क्या तरीका कर सकते हैं? लेट्स सी। मैं कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग मैनुअली, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैं ऐसा कहता हूँ कि सपोज 2n पॉइंट्स हैं सर्कल पे। ठीक, मान लो कोई एक पॉइंट चुनते हैं, P1 चुन लिया। अब P1 को कनेक्ट किससे करना है? कोई भी रैंडम पॉइंट PK से। ठीक है। सो अगर कॉर्ड इंटरसेक्ट नहीं करना है, कॉर्ड नॉट टू इंटरसेक्ट, तो क्या करना होगा हमें? P1 को कोई रैंडम PK से जब मैं कनेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा? ये ग्रुप बना देगा कितनों का? 2n-2 ग्रुप्स बना देगा। पॉइंट्स इनटू कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में बांट देगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो, खुद सोचो, ये P1 था, ये PK था, कहीं भी मैंने ज्वाइन कर दिया, तो रिमेनिंग जो पॉइंट्स हुए इस पे और इस पे लाई करेंगे तो 2 ग्रुप तो बन गया, एक इधर एक इधर। ठीक है। अब क्या होगा? इसमें भी इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है। ओके। सो P1 और PK के बीच में अगर इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हुए तो इसको हम मान लेते हैं, एक तरफ हम मान लेते हैं 2i पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स। वन ग्रुप में, एक काम करते हैं, वन ग्रुप में मान लेते हैं 2i पॉइंट्स होंगे। ठीक है। सो अब क्या होंगे? तो रिमेनिंग वाले में इधर कितने पॉइंट्स होंगे? तो टोटल पॉइंट्स कितने थे? 2n में से 2 पॉइंट्स तो इधर चले गए और 2i पॉइंट्स इधर चले गए। सो रिमेनिंग सेकेंड ग्रुप के लिए कितने पॉइंट्स बचे बच्चों? सो दिस विल बी 2n और क्या हुआ? -2 और साथ में -2i पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स हो गए। ठीक। अब क्या है? तो दिस बिकम्स इक्वल टू 2n-1 -i पॉइंट्स, आया ना? अब ये कितने तरीके में कनेक्ट हो सकते हैं? तो टोटल पॉइंट अगर इतने हैं तो कनेक्ट कैसे होंगे? तो Fn-1 -i तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं वेज। और ये कितने तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं? सो दिस कैन बी Fi वेज। ठीक। सो दिस आर द थिंग्स। सो फॉर इफ, मतलब मैं ऐसा कहता हूँ, इफ P1 इज कनेक्टेड टू PK देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स? तो Fi इंटू Fn-1 -i इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज। इतना नंबर ऑफ वेज हो जाएगा बच्चों।
व्हाट डज दिस मीन? भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप खुद एक बात सोचो, अगर मैं इधर के पॉइंट को इधर के पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ तो ये तो इनवैलिड कनेक्शन हो जाएगा क्योंकि कॉर्ड तो बीच में कट गया ना. सो दिस becomes fi into f n minus 1 minus I. This is the number of ways. ठीक है. So what is the sum possible? So therefore fn will be what? Summation किसका? f of I into f of n minus 1 minus I. कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो I कहाँ से कहाँ जा सकता है? I can vary from 0 और कहाँ तक जा सकता है? to n minus 1. क्यों? सोचो ऐसा, I 0 जब है तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि P1 कनेक्ट्स टू P2. अरे यहाँ पे लिखा है ना कि P1 PK से जब कनेक्ट होगा तो 2IK से. तो I 0 कब हो सकता है? जब P1 अपने बगल वाले से ही कनेक्ट हो जाए P2. तो इसमें तो कोई पॉइंट्स रहे ही नहीं, तो I 0 हो गया. सही बात है. अच्छा, लास्ट क्या हो सकता है केस? क्या कि P1 के बीच में मैक्सिमम पॉइंट्स कितने आ सकते हैं? तो जब P1 P ऑफ 2n से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में कितने पॉइंट्स आएंगे? तो n-1 पॉइंट्स आएंगे. ठीक है. सो आई कैन वेरी फ्रॉम 0 टू आई कैन बी n-1 पॉइंट्स. मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ P1 था, PK था, तो P2n कहाँ पे होगा? इस तरफ कहीं पे. तो P2n अगर यहाँ पे होगा तो सारे n-1 पॉइंट्स कहाँ पे आ जाएंगे? टोटल के टोटल इसी में आ जाएंगे, आई वाले में. तो आई वेरी कहाँ से कहाँ करा? So I will vary from 0 to n-1. So basically this summation is there. अब हमें कुछ बातें पता है. क्या पता है? तो एक बात सोचो, f of 0 हमें पता है. f of 0 कितना था? 1. f of 1 हमें पता है 1. तो अब एक काम करते हैं, f of 2 निकालने की कोशिश करें. तो f of 2 के लिए तो n तो 2 हो गया, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? समेशन I इज इक्वल टू 0 से 1. इसका मतलब एक बार केस क्या होगा? f ऑफ 0 होगा. सो f ऑफ 2 विल बी f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1 प्लस एक बार I 1 होगा तो f ऑफ 1 इंटू I अगर 1 हो गया, सो दिस विल बी 2 चाहिए ना, तो 2 माइनस 2 तो 0. डन. सो f ऑफ 0 क्या है? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1. सो व्हाट इज दिस? This will be what? This will be value having f of 2 कितना आया था हम लोगों का? f of 2 देखो क्या हम लोगों ने सही निकाला. f of 2 भी 2 था. करेक्ट. f of 2 भी 2 था, जो कि मैनुअली हमारा मैच कर रहा था किस किस पॉइंट से? तो एक P1 P2 से और P3 P4 से कनेक्ट होता, ये मैच कर रहा था. और क्या मैच कर रहा था? P1 P4 से और P2 P3 से, ये मैच कर रहा था. करेक्ट. तो f ऑफ 3 कैसे होगा बच्चों? सो f ऑफ 3, पता है, दिस इज़ एन अमेजिंग क्वेश्चन. अमेजिंग क्वेश्चन क्यों? मैं इसका सॉल्यूशन 2 लाइन में बता सकता था. आई कुड हैव सेड यू द आंसर इन 2 लाइन्स, बट वाई आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड? एक्चुअली पता है, दिस इज एन ऑसम क्वेश्चन ऑफ कैटलन नंबर्स. दिस इज एन ऑसम क्वेश्चन ऑफ कैटलन नंबर्स. आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि कैटलन नंबर्स का तो प्रूफ होता है, ठीक है, और वो हम लोग पढ़ भी लेंगे. बट यहाँ पे मैं डिराइव कर रहा हूँ f ऑफ 3 जैसे 6 पॉइंट्स के लिए. अब हम 6 पॉइंट्स की बात करेंगे. तो f ऑफ 3 के लिए क्या हो गया? देखो फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है यहाँ, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे. तो 3 के लिए i कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से 2. तो एक बार क्या हो जाएगा खुद सोचो. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, f ऑफ i f ऑफ n-1 f ऑफ i इंटू f ऑफ n-1 माइनस i है. समेशन i इज इक्वल टू 0 से n-1 है. मैं n को क्या रख रहा हूँ? 3 रख रहा हूँ. तो 0 से 2 जाएगा, तो एक बार i क्या हो जाएगा? 0. तो इंटू f कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1. सो दिस विल बी f ऑफ 2. अच्छा, फिर कितना होगा बच्चों? i को 1 रखो तो f ऑफ 1. सो दिस विल बिकम f ऑफ 0. क्यों? 3 माइनस 2, नो, दिस विल बिकम f ऑफ 1 ओनली. सो दिस इज f ऑफ 1. अच्छा, फिर से i कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था? 0 से 2. तो लास्ट में क्या रखेंगे? f ऑफ 2. तो 3 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 0. ये हो गया केस बच्चों. तो f ऑफ 2 कितना था? 2. ये कितना था? 1. तो 2 प्लस f ऑफ 1 कितना था? f ऑफ 1 वॉज 1. सो 1 इंटू 1 विल बी 1 इटसेल्फ. सो दिस इज 1
और साथ में कितना हो गया बच्चों, इधर 2, तो टोटल 5 केसेस हो जाएंगे। अच्छा, तो एफ ऑफ 4 कितना होगा, सो एफ ऑफ 4 मतलब एन को 4 रख रहे हैं, एन को 4 रखने पे आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 3, 0 से 3 मतलब एक बार 0 रख लो, तो जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0, और यहाँ पे कितना होगा, एन को कितना बोला 4 रखने, तो 3 माइनस 0 डैट इज़ एफ ऑफ 3। फिर कितना होगा, एक बढ़ा दो इधर, इधर एक घटा दो, फिर इधर एक बढ़ा दो, फिर इधर एक घटा दो, फिर इधर एक बढ़ा दो एफ ऑफ 3, और इधर कितना हो गया एफ ऑफ 0। डन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, एफ ऑफ 3 अभी कितना है 5, ये कितना होता है 1, एफ ऑफ 1 कितना होता है 1, एफ ऑफ 2 कितना होता है 2, प्लस एफ ऑफ 2 कितना है 2, ये 1, एफ ऑफ 3 कितना है 5 और ये 1। सो बेसिकली व्हाट इज़ द वैल्यू, द वैल्यू इज़ 14। सुपर। एंड F5 लास्ट, एक और देखेंगे समझ में आ जाएगा, दिस इज F0 इंटू F4 प्लस F1 F3 F2 इंटू F2, ठीक है, एंड अगेन दिस विल बी F ऑफ 3 F ऑफ 1 प्लस F ऑफ 4 F ऑफ 0, ये हो गया, ठीक है। क्यों, लास्ट वाला i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब n 5 ले रहे हैं तो i कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से 4 तक, तो 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा f0 कितना है और f4 कितना है 1, तो 14 ये हो गया, f1 कितना था 1, f3 कितना था 5, सो ये 5 हो गया, f2 कितना था 2, तो 2 2 जा 4, f3 कितना था फिर से, तो f3 f1 फिर से 5 हो जाएगा, f4 f0 फिर से 14 हो जाएगा, सो बेसिकली दिस बिकम्स 42। सुपर सुपर। कैन यू फाइंड द सीरीज, नाउ इफ यू सी द सीरीज बच्चों, दिस इज 1 1, अगेन दिस इज 2, again here it is 5, next is 14, and then it is 42, and this is known as Catalan numbers, this is known as Catalan numbers, ठीक है। अमेजिंग। अगर ये कैटलन नंबर है तो कैटलन नंबर्स का जनरल फार्मूला है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर कैटलन नंबर्स, तो जनरल फार्मूला फॉर कैटलन नंबर्स इज, रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल स्टडी इन डिटेल, जब हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ रहे होंगे ना कैटलन नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा डिस्कशन मैंने जनरेटिंग फंक्शन में करा है बच्चों, ठीक है। सो व्हाट इज कैटलन नंबर, तो CN इज nth कैटलन नंबर, nth कैटलन नंबर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला से तुरंत बन जाएगा, CN इज गिवन बाय 1 by n plus 1 and 2n CN, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ n नॉन इंटरसेक्टिंग, क्या कह रहा हूं, n नॉन इंटरसेक्टिंग chords in a circle, in a circle, सर्कल में बनाने के लिए with 2n points, with 2n points on the circumference, on the circumference is given by what, is given by is CN, that is nth कैटलन नंबर, ऐसे दिया जाता है। क्यों, अभी मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं 10, तो अब इसको पेयर करेंगे तो मतलब 10/2 कितने कॉर्ड्स बचे, 5 कॉर्ड्स बचे, तो n यहाँ पे हमारा क्या है, n इज इक्वल टू 5, तो बेसिकली देयर फॉर C5 कितना हो जाएगा 1/6 इंटू that is 10C5, so what is 10C5, 1/6, 10 9 10 9 8 7 6, और नीचे कितना रहा, सो नीचे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज व्हाट 120, एक ज़ीरो कटा, अगेन दिस विल बी 2, दिस विल बी 4, सो बेसिकली 6 कटेगा, 3 3 9 2, so this will be 7 2 14, 14 3 42, so 42 ways, and superb question, so the answer will be 42, ठीक है। मैं इतना इसलिए बताया क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि ये कैटलन नंबर का क्वेश्चन एंड आंसर विल बी CN, बट आई डिराइव दिस ताकि तुम याद रख सको बच्चों कि ये कैसे आता है, ठीक है। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज अ सिंपल वन, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स
मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स किसके लिए करना है, क्रिएटेड इन प्लेन बाय, सिंपल है, मैं ऐसा बता भी चुका हूँ, 3 लाइन्स एंड 3 सर्कल्स, आराम से हो जाएगा बच्चों। कैसे हो जाएगा, मैंने तो फॉर्मूला ही बता रखा है तुम्हें। फॉर्मूला क्या था, रिमेंबर, ये हम लोगों ने डिराइव भी करा है, आप वीडियो फिर से अगर देखो तो आपको दिखेगा, ऊपर में सबसे मैंने डिराइव कर रखा है। फॉर्मूला क्या था, n लाइन्स m सर्कल्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या, r/n/m नंबर ऑफ रीजन्स मैक्सिमम n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1 था, प्लस 2nm था, और प्लस m इंटू m माइनस 1 था। यहाँ पे क्या बोला है, 3 लाइन्स और 3 सर्कल तो दोनों सेम है, तो 3 इंटू 4/2 प्लस 1 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, डन, ये हो गया। सो डैट इज 6 प्लस 1 7, ये 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, सो 7 इधर हो गया, इधर हो गया 18 और इधर हो गया 6, सो बेसिकली टोटल रीजन्स 31, ठीक है, डन। क्वेश्चन सेज कंसिडर अ रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, एक रेगुलर ऑक्टागन है, ओके, एंड इट सेज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डायगोनल्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डायगोनल्स, क्या चाहिए, पेयर्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, दैट इंटरसेक्ट स्ट्रिक्टली इनसाइड द ऑक्टागन। अब क्या चाहिए, इससे पहले वाले केस में हम देखे थे कि ऑक्टागन मतलब जो भी था 10 पॉइंट्स थे सर्कल पे, उसमें कॉर्ड जो वो होने चाहिए थे इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए थे, बट यहाँ पे केस क्या है बच्चों, यहाँ पे केस है कि कितने पेयर्स ऑफ डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे स्ट्रिक्टली ऑक्टागन के अंदर। सो हाउ वुड वी डील विद दिस, तो पहला केस ये देखते हैं कि ऑक्टागन में 8 साइड्स, ठीक है, अब मान लो कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन उठा लो, कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन उठाओ, ठीक है, ये तो स्पेशल केस है कि ऑक्टागन लेना है, कोई भी जिसमें n वर्टेक्स है, n वर्टिसेस, उसमें से कोई भी 4 वर्टेक्स उठा लो, एनी 4 वर्टेक्स, एनी 4 वर्टेक्स, ठीक है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो सपोज हेक्सागन ही है, हेक्सागन में कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, मैं कह रहा हूँ 6 में से कोई भी 4 उठा लो, कोई भी 4 अगर उठाओगे तो सपोज़ मान लो उठाते हैं ये दोनों, ठीक है, तो ऐसा मैं कौन कौन सा उठा रहा हूँ, 1 4 3 6 उठा रहा हूँ, तो एक बात बताओ, 3 और 6 को कनेक्ट करा और 1 और 4 को कनेक्ट करा तो एक जगह पे तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं साइक्लिक ऑर्डर में उठा लूँ, जैसे मान लो मैं किसको उठा रहा हूँ, 1 2 3 6, 1 2 या फिर 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, अगर 1 2 3 4 में उठा रहा हूँ तो ये मेक श्योर होगा कि 1 3 और 2 4 को कनेक्ट करेंगे तब जाके इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, ठीक है। अरे 1 3 और 2 4 को बनाएंगे तभी तो डायगोनल्स बनेंगे, अगर 1 2 को ज्वाइन करेंगे तब तो ये साइड ही हो जाएगा ना। सो n वर्टिसेस है, कोई भी 4 वर्टेक्स उठा लें, ठीक है, सपोज साइक्लिक ऑर्डर में उठा लें, ठीक है, और उससे अगर हम डायगोनल्स बनाएं तो वो तो इंटरसेक्ट करेगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, n यहाँ पे 8 है, 8 में से कोई भी 4 पॉइंट्स को चुन लो, तो वो क्या होगा, 4 वर्टेक्स कोई भी चुनोगे तो इन दैट वे व्हाट कैन बी डन, दैट 4 विल फॉर्म इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स। सो बोला क्या था, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डायगोनल दैट इंटरसेक्ट, तो लो 8 में से कोई भी 4 उठाओ और आंसर बन गया। सो दिस विल बी 8 7 6 5 डिवाइडेड बाई 24, so this is 8 3 24, 3 से 2 7 5 35 and answer is 70, so answer will be 70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्या कह रहा है, एक 3x3 ग्रिड है ऑफ यूनिट स्क्वायर्स का, ठीक है, ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। यू स्टार्ट एट, आपने कहाँ से स्टार्ट करा, तो यू स्टार्ट एट
बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, आपने कहाँ से शुरू करा है, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करा, ठीक है, 0,0 एंड रीच्ड 3,3, ठीक है। और आप कैसे मूव कर सकते हो, सिर्फ राइट अप, ओनली राइट एंड अप, ठीक है। बट अवॉइड 1,1, ठीक है, ये पाथ ब्लॉक है। सो हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, अब कितने पाथ्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है बच्चों, सबसे पहले तो ग्रिड देख लेते हैं। इसने कहा है 0,0 से 3,3 जाना है, सो दिस इज़ 1 2 3, अगेन दिस इज़ 1 2 3, सो दे हैव टू रीच फ्रॉम 0,0 टू 3,3। तो सबसे पहले अलाउड पाथ कितने हैं, मतलब मैं टोटल लाइंस निकाल लेता हूँ। तो 0,0 से 3,3 जाने में क्या लगेगा, तो 3 राइट मूव्स एंड 3 अप मूव्स, है ना। तो टोटल कितने लगेंगे, 6 में से कोई भी 3 चुन लो, तो 6C3, सो डैट इज़ 654 और डिवाइडेड बाई 6 डैट इज़ 20। सो 20 स्टेप्स, 20 नंबर ऑफ पाथ्स होंगे टोटल, 20 नंबर ऑफ पाथ्स। किसके लिए कह रहा हूँ मैं, टोटल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ दिस टोटल। अब बात करते हैं 1,1 को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि हम ये देख लेते हैं 0,0 से 1,1 जाने का रास्ता कितना है। तो ऑफकोर्स 2 ही होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि हमारे पास स्टेप क्या है, एक राइट और एक अप, यही कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली या तो हम राइट अप जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, या फिर अप राइट जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। सो डैट इज़ 2C1, डैट इज़ 2। उसके बाद क्या करते हैं, मतलब मैंने टोटल निकाल लिया, अब रेस्ट्रिक्ट वाला निकाल लेता हूँ, रेस्ट्रिक्ट वाला। तो अब 1,1 से 3,3 जाने के कितने रास्ते हैं, सो यहाँ से 1,3 से कितने, 2 राइट चाहिए होंगे, 2 अप चाहिए होंगे, मतलब 4 में से कोई भी 2 चूज़ कर लो। तो 4C2 कितना होता है, 4 × 3/2 डैट इज़ इक्वल टू कितना, 6। सो टोटल कितने हो गए इसमें, टोटल ब्लॉक्ड पाथ, टोटल ब्लॉक्ड पाथ्स कितने हो गए, सो 2 × 6 डैट इज़ 12। तो बचे कितने, टोटल 20 नंबर थे, ब्लॉक्ड रेस्ट्रिक्टेड पाथ कितने थे, 12, तो बचे कितने, डैट इज़ 20 - 12 डैट इज़ 8 पाथ। सो 8 पाथ्स आर लेफ्ट आउट, ठीक है, डन। नेक्स्ट, तो वैलिड पाथ इतने ही हो गए, हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, सो आंसर इज़ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब क्वेश्चन से पहले इसमें एक थ्योरी देख लेते हैं, क्या है थ्योरी, सो वी से दिस थ्योरी एज हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम, सो दिस इज़ नोन एज हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ ऑल्सो समटाइम्स नोन एज हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम, या फिर इसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं इट इज़ द केस ऑफ एडोज-ज़ेकेरेस, ठीक है, ज़ेकेरेस थ्योरम। नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या जानना है कि मान लो तुम पार्टी में हो, सपोज मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाता हूँ, मान लो सपोज यू आर इन पार्टी, ठीक है, सबके साथ बात कर रहे हो, ठीक है, मिंगल हो रहे हो, और मान लो तुम्हारे बहुत सारे क्लोज बंदे हैं साथ में, ठीक है, कुछ ग्रुप्स में है, कुछ एलोन है, ठीक है। करना क्या है, सुनो, हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि पार्टी में जितने बंदे हैं सारे को मान लो, सपोज फ्रेंड्स कैन बी कंसिडर्ड एज डॉट्स, ठीक है, स्कैटर्ड इन ए प्लेन, ठीक है, डॉट्स रिप्रेजेंट पीपल, ओके। मैं क्या कह रहा हूँ, नो, रूल क्या है, सुनो, नो 3 डॉट्स, नो 3 डॉट्स आर एवर परफेक्टली इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई 3 डॉट कभी परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं है, आर एवर परफेक्टली इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में कोई नहीं है, ओके, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट लाइंड अप कभी नहीं है, इसको बोलते हैं जनरल पोजीशन,
ठीक है, दिस इज़ जनरल पोजीशन। मैं कह रहा हूँ कि ये जनरल पोजीशन है। ठीक, अब इसमें से हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, हम कुछ स्पेशल बात करेंगे इसमें। किसके बारे में बात करेंगे? तो विल टॉक ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में तो पता ही होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन को दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। पहला डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा समझ लो कि बहुत सारे डॉट्स हैं, ठीक है, प्लेन पे पॉलीगन के। पहला तो पॉलीगन क्या होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर बनना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड फिगर बनने के साथ साथ क्या होता है कि आप इसके दो एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ दो कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के, मतलब एनी डायगोनल यू ज्वाइन इट विल ऑलवेज लाई इनसाइड द पॉलीगन। तो ये होता है कन्वेक्स पॉलीगन का डेफिनेशन। इसमें या तो ये कह सकते हो कि सारे एंगल जो होते हैं, सारे इंटरनल एंगल्स, ऑल इंटरनल एंगल्स, ठीक है, ये लेस देन 180 डिग्री होते हैं। अच्छा, तुम तीसरा ये भी कह सकते हो कि जब भी हम पॉलीगन में वॉक करना शुरू करते हैं, वी ऑलवेज वॉक ऑन वन साइड, आइदर लेफ्ट और राइट। जैसे देखो, यहाँ से वॉक करा, फिर किधर गया, ये राइट, फिर आगे गया, फिर किधर मुड़ा, राइट, फिर यहाँ पे आया, फिर किधर मुड़ा, राइट, फिर किधर मुड़ा, राइट। सो दिस इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगन, जहाँ पे आप चलते समय एक ही दिशा मेंटेन करोगे। ठीक है, तो अगर हम कॉनकेव पॉलीगन की बात करें तो कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में एटलीस्ट, सबसे पहला हम ऐसे कह सकते हैं, एटलीस्ट वन इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है ऐसा, एक तो ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर डायगोनल्स को ज्वाइन करूं, सो सम ऑफ द डायगोनल्स मे लाई आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद एक एंगल क्या हो गया, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये भी हो गया। अच्छा, इसमें अगर पाथ तुम चलोगे, जैसे यहाँ पे चले तुम, तो पहला तुम क्या लिए, लेफ़्ट, फिर तुम क्या लिए, राइट। सो फिर तुम यहाँ पे आने के बाद क्या ले रहे हो, सो अगेन यू आर टेकिंग लेफ़्ट। ठीक है, राइट एंड राइट के बाद लेफ़्ट राइट नहीं, अगेन राइट। ठीक है, बट यहाँ पे देखो डायरेक्शन तो चेंज हुआ। मैं क्या बोला था, जब कन्वेक्स पॉलीगन में वॉक करोगे तो एक ही डायरेक्शन में, इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन फॉर द हैप्पी एंडिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। सो हैप्पी एंडिंग क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन? हैप्पी एंडिंग क्वेश्चन मीन्स देयर इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या? क्वाड्रिलेटरल की बात ही कर लेते हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या बात है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डॉट्स, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है, दैट you need to put on plane, कह सकते हो प्लेन पे, ठीक है, such that no matter how we place them, कैसे भी प्लेस कर लो, how we place them, as long as no three are collinear, कोई भी तीन कोलिनियर ना हो, we are guaranteed to find four of these dots, that form a convex quadrilateral. A very important question this is. कहा जा रहा है कि हमें ये बता दो कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ डॉट्स डालने पड़ेंगे प्लेन पे, ताकि कैसे भी उसको प्लेस कर लो। ठीक है, डॉट्स को कैसे भी प्लेस करो, एज लॉन्ग एज नो थ्री आर कोलिनियर, बस तीन कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो हमेशा चार डॉट्स जो होंगे वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, हमें मिनिमम नंबर ऑफ डॉट्स चाहिए। ठीक है, सो हाउ डू वी प्रोसीड, एंड इसी क्वेश्चन को कहते हैं हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट इज़ द वे। चलो पहले तीन डॉट से ट्राई करते हैं, क्या तीन डॉट से क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है? नो, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, चार डॉट से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात गौर करना, वो बोला है नो मैटर हाउ वी प्लेस देम वी आर गारंटीड दैट फोर ऑफ दिस डॉट्स फॉर्म ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब कैसे भी प्लेस कर लो,
तो हमें सारे जनरल केस देखने होंगे, ठीक है। अब मान लो 4 डॉट्स के साथ हम खेला करते हैं। कैसे? ये 3 डॉट है, ये तो ट्रायंगल बना, चौथा डॉट क्या करते हैं, ट्रायंगल के अंदर में डाल देते हैं। तो अगर ट्रायंगल के अंदर में डाल के अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सो आई थिंक दिस डजंट फॉर्म अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म नहीं करा, तो इसका मतलब 4 डॉट्स तो इनफ नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई विद द 5 डॉट्स, ठीक है। अब 5 डॉट्स ट्राई करने के साथ क्या कह सकते हैं, तो 5 डॉट्स ट्राई कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, तरीका ऐसा मानते हैं कि सपोज इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, मान लो अगर मैं 5 डॉट लेता हूँ, 5 डॉट ऐसे लेता हूँ कि ये पेंटागन फॉर्म कर जाए, ठीक है। 5 डॉट मैं ऐसे ले रहा हूँ कि ये एक पेंटागन फॉर्म कर जाए। अब पेंटागन तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा ही करेगा, कोई भी 4 उठा लो, पिक एनी 4। सपोज आई चोज दिस, तो ये भी एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। सपोज आई चोज दिस, तो ये भी एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। सो एनीवेयर इट विल फॉर्म कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी डी ई की, तो मैं कह रहा हूँ ए सी डी ई या फिर डी ई बी सी डी ई, बी सी डी ई, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल और दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल एंड बोथ आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, हाँ या ना, ठीक है। अब बात क्या है कि अगर 5 डॉट्स ऐसे नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में मैं एक दो सिनेरियो बनाता हूँ। मान लो मैं 3 डॉट से मैंने ट्रायंगल बना लिया, ए बी और सी, ठीक है। मैंने 3 डॉट से ट्रायंगल बना लिए और अदर डॉट्स को मैं ऐसा रखा कि डी और ई कहीं भी रख सकता। तो अगर डी और ई अगर ऐसे रखा, मान लो सपोज़ मैं डी कुछ ऐसा रखा यहाँ पे है और सपोज़ मैंने ई बाहर रख दिया, ठीक है। सो अब क्या है कि जो सेगमेंट डी बनेगा उसको मैं ऐसे ज्वाइन करा, ठीक है। सपोज आई हैव ज्वाइन डी लाइक दिस। अब क्या यहाँ पे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा? सो इफ़ इट कैन फॉर्म, तो देखा जाए कैसे करा जा सकता है। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी 4 पॉइंट्स चुन लें। तो एक काम करते हैं, ए बी सी और डी चुनते हैं, ठीक है। लेकिन बी सी डी तो एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो फिर ये तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो ये केस तो हो नहीं सकता वैलिड। तो अब केस क्या होगा, केस ऐसा हो सकता है कि सपोज मान लो ए बी सी में ऐसे चुन लो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और डी और ई कहीं पे इनर पॉइंट्स चुनता हूँ, दिस इज डी समवेयर ई, ठीक है। मैंने एक लाइन बनाया डी से और ये कट करा कहीं पे जाके, किसको, एक कट करा मान लो कहीं भी, ए बी को कट करा एक्स पे और इसको कट करा वाई पे। अब कैसे बोल सकते हैं कि ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का बात ट्रू हो सकता है? तो एक बात सोचो, अगर डी कट करता है इसको तो एक वर्टेक्स ए इधर आ गया और एक वर्टेक्स बी सी इधर आ गया, तो जब मैं बी सी डी को ज्वाइन करूँगा तो ये तो श्योर शॉट है कि ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनेगा। सो दिस इज़ ट्रू, ठीक है, क्योंकि बी और सी सेम साइड है लाइन के और डी और ई अदर साइड है लाइन के। तो इसका मतलब वर्टिसेस क्या है, कन्वेक्स पोजीशन में, तो दिस विल ऑलवेज फॉर्म सर्टनली ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, और भी केस हो सकता है। अगर तुम बोलोगे ऐसा, तो मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी डी को अंदर कर लेता हूँ, ए बी सी डी ऐसे लिखता हूँ और ई को मैं चेंज कर देता हूँ। अब ई को कहाँ पे चेंज करता हूँ, ई कहीं भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। सो क्या कह सकता हूँ, इस केस में तो ए बी सी डी तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ही ना। तो आप कैसे भी 5 पॉइंट्स बना लो, ठीक है। 5 पॉइंट्स में से ये तो श्योर कर देगा कि 4 जो डॉट हैं वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, बस ऐसे एक शर्त होना चाहिए, 3 कोलिनियर एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ट्रू। सो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 5। प्लीज़ रिमेंबर दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी को अगर जनरलाइज करो
नाउ जनरलाइज दिस। तो पता है द जनरल हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम, दिस इज नॉन एज द जनरल हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम। व्हाट डू वी मीन बाय जनरल हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम? इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, दैट इज एडोस ज़ेक्रेस थ्योरम। ठीक है, सो बेसिकली स्टेटमेंट क्या है कि अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, मतलब जनरलाइज प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम टू फाइंड ए कन्वेक्स k गन, ठीक है, कॉन्वेक्स k गन, ठीक है, मतलब अ के साइडेड शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बोला गया कि अगर k ग्रेटर देन 3 है, कोई भी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर दैट इज k ग्रेटर देन 3, तो g ऑफ k, ठीक है, सच दैट मैं क्या कह रहा हूँ, एनी सेट ऑफ जी के, मतलब यहाँ पे क्या था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, इन इज इन जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन का मतलब यही है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, इज इन जनरल पोजीशन। ठीक है, दैट कंटेन्स इन द प्लेन दैट कंटेन्स k पॉइंट्स, ठीक है, k पॉइंट्स दैट फॉर्म अ कन्वेक्स k गन, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, G3 ये कितना होगा, 3, क्यों, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म कन्वेक्स ट्राइंगल, ये तो ट्रू है। ठीक है, फिर इसी तरह G4 5 अभी प्रूव करा है, रिमेंबर दिस, G ऑफ 5, ठीक है, ये 9 होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी 5 पॉइंट्स वो कन्वेक्स पेंटागन बनाए, इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स 9 होते हैं। ठीक है, वी आर नॉट प्रूविंग इट हियर, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर इट। G6 ये 17 होगा। ठीक है, सो डन, इतना बस याद कर लेना बच्चों, दिस इज़ ट्रू, हमने यहाँ तक प्रूफ करा। ये प्रूफ अभी नॉट रिक्वायर्ड, दिस विल बी फॉर हायर स्टडीज़, अभी के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, सो अच्छा, इसको हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था इसमें जॉर्ज सेक्रेस जो थे, वो पॉल एडोस को 1933 में क्या किया था, ये प्रॉब्लम रखा गया था। ठीक है, तो उसने क्या हुआ कि जैक्रेस और उनकी वाइफ एस्टर क्लेन ये प्रूव कर दी कि G4 इज इक्वल टू 5 केस होने चाहिए। ठीक है, तो एडोस ने इसका नाम रखा था बेसिकली हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम। क्यों हैप्पी एंडिंग, क्यों, क्योंकि एक्चुअली जैक्रेस जो थे, दैट इज जैक्रेस, इन्होंने बाद में एक्चुअली क्लेन के साथ शादी बाद में करी थी, जब इन्होंने ये खोज लिया था कि G4 मिनिमम 5 पॉइंट से होंगे, इसीलिए बोला जाता है हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इवेंचुअली लेड टू द मैरिज ऑफ जैक्रेस एंड क्लेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, ठीक है, सो बेसिकली next thing will be Sylvester Gallier theorem. Now this is again very important, this is Sylvester Gallier theorem। अच्छा, ये दोनों चीज़ बच्चों सिलेबस में है IOQM के। ठीक है, सो दिस इज सिल्वेस्टर गैलिस थ्योरम। तो इसका मतलब ऐसे समझते हैं बच्चों, लेट्स कंसिडर वन सिनेरियो, क्या कि सिनेरियो इज अगेन, लेट्स सी सम ऑफ योर फ्रेंड्स, मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उनके बीच में तुमने एक लाइन ड्रॉ करा, मतलब एक फ्रेंड ये, ठीक है, और दूसरा फ्रेंड ये इज अनदर फ्रेंड। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करा, क्या इसके बीच में थर्ड फ्रेंड आ सकता है, इज देयर ए थर्ड फ्रेंड ये, नहीं, क्योंकि 2 ही फ्रेंड है तो तीसरा फ्रेंड आएगा कहाँ से, तो ये तो ट्रू नहीं है। ठीक है, अब मान लो 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सो 3 फ्रेंड्स कौन कौन से, 1, अगेन देयर इज 2
एंड अगेन देयर इज 3। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, क्या ये 3 फ्रेंड्स एक साथ आए? कब? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, मतलब कुछ ऐसा बनाता हूँ कि फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 और फ्रेंड 3 यहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 यहाँ पे है फ्रेंड, और थर्ड फ्रेंड यहाँ पे है। तो क्या इस केस में फ्रेंड 1 और 2 के बीच में क्या तीसरा फ्रेंड है? नहीं। तो 2 और थर्ड के बीच में है? नहीं। 1 और 3 के बीच में है? नहीं। तो बेसिकली इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 फ्रेंड्स कब आ सकते हैं? जब सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। तो व्हाट इज सिल्वेस्टर गैलाइज थ्योरम? ये क्या कहता है, सुनो। थ्योरम क्या है? इफ़, सिंपल रूप में बताऊं तो इफ़ यू हैव ए बंच ऑफ फ्रेंड्स, सपोज इफ़ यू हैव अ बंच ऑफ फ्रेंड्स दैट इज डॉट्स ऑन योर पेपर, ठीक है, डॉट्स ऑन योर पेपर, सो एंड दे आर नॉट ऑल इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो यू आर गारंटीड, व्हाट यू आर गारंटीड फॉर? यू आर गारंटीड फॉर वन थिंग, दैट इज टू फाइंड at least one special friendship, line that has exactly 2 friends, in it, ठीक है, जिसमें कि एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स होंगे उनमें। ये डन है। मतलब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास बंच ऑफ फ्रेंड्स हैं और सारे सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब यू आर गारंटीड टू फाइंड एटलीस्ट वन स्पेशल फ्रेंडशिप जिसमें सिर्फ 2 ही फ्रेंड होंगे, तीसरा फ्रेंड नहीं आएगा, नॉट इंक्लूडेड देयर। तो हाउ टू प्रूव इट, मतलब वाई दिस इज ट्रू? क्वेश्चन तो ये उठता है कि वाई इज दिस ट्रू। लेट्स चेक इट। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन का प्रूफ याद करो, ये पढ़े हो, प्रूफ डैट रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। तो उसमें क्या मानते थे कि रूट 2 रैशनल है, उसके बाद प्रूफ करते थे कि नहीं वो नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं कि हम इसका अपोजिट प्रिटेंड करते हैं। कि क्या प्रिटेंड करते हैं कि इसका मतलब मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि इमेजिन करो ऐसा है कि एवरी सिंगल फ्रेंडशिप है उसके बीच में, एवरी सिंगल फ्रेंडशिप हैज़ एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स इन इट, एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स ऑन इट, ठीक है, इनके बीच में 3 फ्रेंड्स हैं। तो यही तो प्रूफ करना है, इसी का तो अपोजिट प्रूफ करना है। तो मैं क्या मान लिया कि मान लेता हूँ कि हर सिंगल फ्रेंडशिप में कम से कम 3 फ्रेंड्स हैं ही, ठीक है। सो मतलब एवरी सिंगल फ्रेंडशिप लाइन हैज़ 3 फ्रेंड्स। तो अब अगर हम ये प्रूफ कर दिए कि नहीं ये ट्रू नहीं है, तो ऑफ कोर्स है जो सिल्वेस्टर गैलिस थ्योरम है वो ट्रू हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब क्या करें, सो हाउ डू वी प्रूव इट? तो मान लेते हैं सेकेंड स्टेप कुछ ऐसा है कि एक फ्रेंडशिप लाइन फ्रेंड देखते हैं। मतलब मान लो कोई एक लाइन एल है, ठीक है, उसमें ऐसा देखो कि कौन फ्रेंड्स लाइन एल में नहीं है, कौन फ्रेंड्स लाइन एल में नहीं है, ठीक है, ये चेक करना है हमें। सो उसके बाद क्या करते हैं, जो लाइन एल में नहीं है तो स्पीक वन फ्रेंड विच इज क्लोजेस्ट टू एल, जो सबसे नज़दीक है। अब लाइन एल में तो बहुत सारे फ्रेंड नहीं है, उसमें से मैं किसको चूज़ कर रहा हूँ, जो सबसे नज़दीक में है, ठीक है, जो सबसे नज़दीक में है और उसका नाम मान लो पी है, ठीक है। मतलब व्हाट इज़ द सिचुएशन? द सिचुएशन इज सपोज दिस इज़ लाइन एल, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मान लो ए बी सी डी, बहुत सारे फ्रेंड हैं।
मैंने क्या चूज़ करा, मैंने एक ऐसा लाइन चूज़ करा कि जिसमें P जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो सबसे नज़दीक है। तो सबसे नज़दीक मतलब परपेंडिकुलर लाइन की बात चल रही है, तो P यहाँ पे होगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नीचे मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कोई एक x बंदा है जो इसके सबसे नीचे, ठीक नीचे खड़ा है, ठीक है। अब हमारा रूल क्या कह रहा था, लाइन एल को देखो, लाइन एल में क्या है, हर फ्रेंडशिप लाइन में कम से कम 3 फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। तो लाइन एल में तो 3 फ्रेंड्स हैं, कौन कौन, ए बी सी मान लेते हैं। सो सपोज देयर इज सम ए, देयर इज समवेयर बी, देयर इज समवेयर सी, ठीक है। एक्स भी है, ठीक है, मिनिमम 3 फ्रेंड्स बोला था, मैं एक्स कहीं पे मान ले रहा हूँ। अब क्या है कि पी से ए पे एक फ्रेंडशिप लाइन बनाओ, पी से बी पे एक फ्रेंडशिप लाइन बनाओ, पी से सी पे एक फ्रेंडशिप लाइन बनाओ, ठीक है। तो क्या होगा कि पी ए में तो कम से कम 3 फ्रेंड्स होने चाहिए, पी बी में भी 3 फ्रेंड्स होने चाहिए और पी सी में भी 3 फ्रेंड्स होने चाहिए। क्यों, मैंने तो यही कहा ना कि हर लाइन पे जो 2 फ्रेंड्स को ज्वाइन करता है, हर फ्रेंडशिप लाइन में कम से कम 3 फ्रेंड्स होने चाहिए। तो पी और ए में भी 3 होने चाहिए, पी बी में भी 3 होने चाहिए और पी सी में भी 3 होने चाहिए, हाँ या ना। तो अब एक काम करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है, पी और ए के बीच में ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक आदमी है क्यू, इसको मान लिया मैं, ठीक है। सो अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एक ट्रायंगल बन रहा था ना, एक ट्रायंगल बन रहा था पी एक्स। अब मैंने क्या करा कि लाइन एल के सबसे नज़दीक कौन था, पी था, ठीक है। अब क्यू अगर आ गया उससे नज़दीक, तो क्या हो गया, क्यू तो ज़्यादा क्लोजर हो जाएगा ना लाइन एल के देन कंपेयर टू पी। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा इनिशियल एजम्पशन था वो तो गलत हो गया कि हर सिंगल फ्रेंडशिप में एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब ये गलत हुआ तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है और सारे सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं खड़े हैं तो उनको कैसे भी अरेंज कर लो, कम से कम एटलीस्ट एक पेयर ऑफ फ्रेंड्स तो आएंगे जो कि एक पेयर ऑफ फ्रेंड्स जो कि प्राइवेट चैट कर रहे होंगे, इसका मतलब उसके तीसरे फ्रेंड्स नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज सिल्वेस्टर गैली थ्योरम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे क्वेश्चन कैसा होता है, सो लेट्स सी वन ऑफ द क्वेश्चन। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं बच्चों, बट सिलेबस में है, सो डेट्स वाई वी नीड टू लुक एट। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज दिस इज नोन एज मोनोक्रोमैटिक लाइन चैलेंज। अब ये मोनोक्रोमैटिक लाइन चैलेंज का मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है, सपोज कंसिडर ए कॉन्फ़िगरेशन, कैसा कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करना है, तो कंसिडर ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन ए प्लेन, 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं प्लेन पे, ठीक है। नॉट ऑल लाइंग इन स्ट्रेट लाइन, सारे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है, नॉट ऑल लाइंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर सारे स्ट्रेट लाइन में नहीं है देन क्या कह रहा है, इफ वी कलर दिस 5 पॉइंट्स यूजिंग ओनली 2 कलर, सिर्फ 2 ही कलर यूज करा है, यूजिंग ओनली 2 कलर, कौन कौन सा, तो वन इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लू, रेड एंड ब्लू यूज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन सुनना, व्हाट इज द maximum number of lines we can draw, so we can draw connecting pairs of these points, और क्या, such that every drawn line contains at least
1 रेड पॉइंट एंड एटलीस्ट 1 ब्लू पॉइंट, एटलीस्ट 1 ब्लू पॉइंट। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या कह रहा है कि 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं प्लेन पे, सारे स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक, कह रहा है कि अगर हम इसको कलर करें सिर्फ 2 कलर से, रेड और ब्लू, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे ताकि उसको हम कनेक्ट करें, तो जिसमें एक रेड पॉइंट होने चाहिए और एटलीस्ट एक ब्लू पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, सो हाउ डू वी प्रोसीड। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, मतलब कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन बनने के लिए क्या चाहिए, 5 में से कोई भी 2 चुन लें तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगे। 5c2 क्या होता है 10, तो टोटल स्ट्रेट लाइंस कितने होंगे 10 स्ट्रेट लाइंस। अब 10 स्ट्रेट लाइंस में भी कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं बच्चे, बोला है कंडीशन क्या बोला है, लाइंस मस्ट कंटेन बोथ कलर्स। मतलब बोथ कलर्स का मतलब क्या है, रेड एंड ब्लू दोनों आने चाहिए। ठीक है, दोनों कलर्स आने चाहिए। ओके, अब क्या बोले, अच्छा सिल्वेस्टर गैली थ्योरम क्या बोलता है कि 5 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है, आर नॉट ऑल कोलिनियर, तो इस केस में क्या होगा बच्चों कि देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 लाइन, सो देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट, कम से कम एक लाइन। ठीक है, एक लाइन तो एग्जिस्ट करेगा ही, कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, हाँ या ना। ठीक है, अब इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं एल। ठीक है, और पॉइंट्स जो है उसको मैं मान लेता हूँ ए एंड बी, पॉइंट्स को मान लिया गया ए और बी। ठीक है, तो अब बोला क्या है बच्चों, बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेड पॉइंट्स और ब्लू पॉइंट्स तो फिक्स नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सो इसमें केस लेना पड़ेगा। केस क्या होगा, केस फर्स्ट, ऑल रेड। ठीक है, केस फर्स्ट मतलब ऑल रेड, मतलब ऑल 5 पॉइंट्स रेड, ऑल 5 पॉइंट्स रेड। तो इस केस में क्या हो गया, 10 लाइंस ये तो मोनोक्रोमेटिक हो जाएंगे। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर का, लेकिन ये तो क्वेश्चन बोला नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सेकंड केस क्या लेते हैं, केस टू। केस टू ये ले लेते हैं कि या तो ऑल रेड 5 पॉइंट्स था या फिर ऑल ब्लू, लेकिन दोनों केस में क्या हो जाएगा 10 लाइंस मोनोक्रोमेटिक, ये पॉसिबल नहीं है। अब केस टू का सिचुएशन क्या होगा, केस टू के सिचुएशन में हम ऐसा ले सकते हैं कि एक पॉइंट एक कलर का है, जैसे 1 पॉइंट 1 कलर और 4 अदर कलर। इसका मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले सकता हूँ, एक रेड है 4 ब्लू है, तो इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि आर जो है वो रेड है, तो इसका मतलब 4 ब्लू पॉइंट्स कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, तो RB1 एक होगा, ये दोनों कलर्स कंटेन करेगा, RB2 RB3 और RB4, यही लाइंस होंगे जो अलग अलग कलर्स कंटेन करेंगे। केस थर्ड की बात कर लेते हैं। केस थर्ड में क्या होगा बच्चों, एक काम करते हैं, 2 पॉइंट्स 1 कलर का मानते हैं, ठीक है, एक कलर का, और 3 पॉइंट्स अदर कलर। ठीक है, अब ऐसा मान लिए, तो इसका मतलब जैसे इसमें चूज़ कर लेते हैं, सपोज एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल चुन लो, 2 रेड 3 ब्लू, उल्टा करोगे फिर भी वही आएगा। अब 2 रेड और 3 ब्लू है, तो R1 R2 को रेड मानते हैं और B1 B2 B3 को ब्लू मानते हैं। सो कितने सिनेरियोज बन सकते हैं, तो R1 के साथ B1 B2 B3 आ सकता है, B1 B2 B3। अच्छा, सिमिलरली R2 के साथ भी क्या आ सकता है, B1 B2 B3। तो टोटल कितने केसेस बन सकते हैं, 6 केसेस,
6 केसेस किसके लिए बना रहा हूँ मैं? 6 केसेस उसके लिए बना रहा हूँ जिसमें 6 केसेस ऑफ लाइन्स विथ बोथ कलर, बोथ कलर। अच्छा, इसमें उल्टा भी हो सकता है। 2 पॉइंट्स मतलब 2 रेड 3 ब्लू था, तो ऐसा भी हो सकता है 3 रेड 2 ब्लू। बात फिर वही है, 6 केस तो बनेगा ही। इसको छोड़ के फिर अदर केस तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर अदर केस नहीं होगा तो इसमें मैक्सिमम कौन सा हुआ? 6 केस हुआ। क्यों? इसमें तो 4 ही केस था, बाकी में केस बन ही नहीं रहा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसमें बोला क्या था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स वी कैन ड्रॉ कनेक्टिंग पेयर्स? सो 6, आंसर इज 6। ठीक है, डन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोर्शन। इस पोर्शन में हम लोगों ने कॉम्बिनेटोरियल ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस करे, और जो थ्योरम था सिल्वेस्टर गैली थ्योरम, ठीक है, ये भी कर लिया, हैप्पी एंडिंग प्रॉब्लम कर लिया, एंड दैट्स ऑल, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। ठीक है, थैंक यू।